बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग पढ़ रहे थे क्वांटम नंबर्स, इवन और ऑड रोल नंबर। आई थिंक इवन रोल नंबर्स में क्वांटम नंबर स्टार्ट किया था, बट फॉर ऑड रोल नंबर्स एंड फॉर द होल क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या है? क्वांटम नंबर्स जो है दे आर द वैल्यूज, यू नो, नंबर्स, दे आर नंबर्स which explain the exact position or location of the electron in a given atom. इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है किसी एटम में, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, क्योंकि अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसके मुताबिक हम एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को फाइंड करने के लिए फिर श्रोडिंगर ने एक वेव इक्वेशन दी, जिसके सोल्यूशन में हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स आते हैं। ये 4 क्वांटम नंबर्स हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस बताते हैं। जैसे आप जानते हो कि अगर किसी शख्स का कोई कंप्लीट एड्रेस बताना हो, तो सबसे पहले हम उसका हाउस नंबर, देन स्ट्रीट नंबर, देन उसका जो है जो लोकेशन है, लोकेलिटी है, वो एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस बताने के लिए हमें 4 क्वांटम नंबर्स की हेल्प लेना पड़ती है। दीज 4 क्वांटम नंबर्स आर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, and they are 4 quantum numbers: principal quantum number, azimuthal quantum number, and you know magnetic quantum number। ठीक है, और उसी के साथ साथ हमारे पास है ये मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो हम किसी भी एटम की अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के कंप्लीट एड्रेस को इसके क्वांटम नंबर से एक्सप्लेन करें। ठीक है, नाउ as you know that first of all we will discuss about principal quantum number। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। ठीक है, n आपने बोहर के मॉडल में भी पढ़ा होगा, याद है आपको, वहाँ पर भी n की वैल्यू स्पेसिफाइड थी 1 2 3 4। जैसे कि हम प्रीवियसली जानते हैं कि KLMN शेल को हम n की वैल्यू से डिनोट करेंगे 1 2 3 4, यानी K शेल विल बी कॉल्ड एज n इज इक्वल टू 1। इसी तरह L शेल के लिए हम n की वैल्यू देंगे 2। The different energy level in Bohr's atoms are represented by n. This is called principal quantum number by Schrödinger. Its values are non-zero positive integer up to infinity. यानी n की वैल्यूज जो है वो 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होंगी, यानी नेचुरल नंबर से स्टार्ट होंगी। ठीक है, value of n represent the shell or energy level in which the electrons revolves around the nucleus. Later notations KL, Mn, etc. are also used to denote the various shells. For example, when n is equal to 1, it is called K shell, and when n is equal to 2, it is called as L shell, and so on. ठीक है, the values of n। अब आपके पास ये है कि आप इस टॉपिक को अगर लिखना चाहें तो आप सिंपल हेडिंग्स बना सकते हैं। क्या हेडिंग्स बना सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, तो इसकी वैल्यूज़ कहाँ से स्टार्ट होती हैं, दैट इज़ नेचुरल नंबर 1 2 3 4। ठीक है, और फिर उसके बाद उसके सिग्निफिकेंस क्या है, इससे हमें क्या क्या पता चलता है। तो सबसे पहले हमें पता चलता है कि मेन एनर्जी लेवल कौन सा है। ठीक है, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें बात पता चलती है वो है द वैल्यू ऑफ n, जो रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट थिंग दैट इज इसका सिग्निफिकेंस। यानी अगर आप वर्ड इस्तेमाल करेंगी यहाँ पर, हम यहाँ पे लिखते हैं कि इसके सिग्निफिकेंसेस क्या है। तो सिग्निफिकेंस ये है, सिग्निफिकेंसेस क्या होंगे। फर्स्ट सिग्निफिकेंस ये है कि द वैल्यू ऑफ n रिप्रेजेंट्स द शेल और एनर्जी लेवल इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, यानी अगर k शेल है तो उसके लिए n की वैल्यू 1 है, और इसी तरह अगर L शेल है तो उसके लिए n की वैल्यू 2 है, एंड सो ऑन। ठीक है, नंबर 2, द वैल्यू ऑफ n। नंबर 2 पॉइंट क्या होगा आपके पास, यानी सिग्निफिकेंस में अगर हम नंबर 2 पॉइंट देंगे तो दिस इज द नंबर 2 पॉइंट दैट द वैल्यू ऑफ n आल्सो डिटरमिन्स द लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, द डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि आपको ये n की वैल्यू से ही डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n ग्रेटर विल बी द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। यानी कि आपके पास r जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के। ये हमने r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n के कहाँ सीखा था, जब हमने r की वैल्यूज कैलकुलेट की थी। अगर आपको याद हो, हमने r इसमें हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में जब आपने r का फैक्टर कैलकुलेट किया था, अगर आपको याद हो कि r इज इक्वल टू 0.529, या कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन दी
यू विल से दैट इंटू एन स्क्वेयर, ठीक है ना। ये एन स्क्वेयर क्या है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन स्क्वेयर के। मीन्स कि अगर हमें एन की वैल्यूज पता है तो हमें डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस पता होगा। तो सेकेंड जो इसका पॉइंट बना वो ये हुआ कि हमें द वैल्यू ऑफ एन जो है वो क्या बताती है, सेकेंड सिग्निफिकेंस, वैल्यू ऑफ एन डिटर्मिन्स द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्टेंस, ठीक है। इट इज़ अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक साइज, वही बात होगी रेडियस। एंड आल्सो एन प्रोवाइड्स अस द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। अब आपको ये भी याद होगा कि जब हमने एनर्जी का फार्मूला यूज़ किया था, ठीक है, तो एनर्जी के फार्मूले में अभी हमने पीछे सीखा है, एनर्जी के फार्मूले में फॉर हाइड्रोजन एटम अगर आपको याद हो तो 13.31 था, ठीक है, और उसके साथ ओवर क्या लिखा हुआ था, एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये फिर इसका मतलब है कि हमें एन की वैल्यू से एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट भी पता चले। तो वी कैन से दैट वी आर हैविंग 4 सिग्निफिकेंस, ठीक है। वो जो 4 सिग्निफिकेंस है उसमें हमारे पास जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट होगा वो क्या होगा, यानी पहला सिग्निफिकेंस ये है, वैल्यू ऑफ एन रिप्रेजेंट दी शेल, ठीक है। नंबर 2, द वैल्यू ऑफ एन आल्सो डिटरमिन दी लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर 3, क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द साइज ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक शेल, ठीक है। नंबर 4 क्या होगा, ये नंबर 4 होगा, आल्सो प्रोवाइड अस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। बोहर्स रिजल्ट हेल्प अस टू नो द रिलेशनशिप ऑफ डिस्टेंस एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये बोहर की जो इक्वेशन थी यही रेडियस वाली इक्वेशन, आपको पता है यहाँ पर भी ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये रेडियस वाली इक्वेशन है और ये कौन सी इक्वेशन है, एनर्जी वाली। इन दोनों में जो उसने यूज़ किया है एन का सिंबल, ठीक है, ये जो एन यूज़ किया है ये एन एक्चुअली क्या था, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, यानी मेन शेल था जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन रिजाइड करता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू से हमें एनर्जी, रेडियस, साइज और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, इसके अलावा वी कैन आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन मेन शेल। इस क्वांटम नंबर का दूसरा नाम शेल क्वांटम नंबर भी है, ठीक है, यानी इस क्वांटम नंबर को आप शेल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, ठीक है, यानी आप इसको शेल क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं और शेल क्वांटम नंबर भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है गर्ल्स। इसके बाद हमारे पास जो है यानी शेल क्वांटम नंबर आ गया। फर्दर है आपके पास कि इसकी हेल्प से हम 2n स्क्वायर के फार्मूला, आपको याद होगा 2n स्क्वायर का फार्मूला, इस 2n स्क्वायर के फार्मूले की हेल्प से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन शेल भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे लुक एट व्हाइट बोर्ड, ठीक है। अगर आप सपोज करें कि आपके पास यहाँ पर हमारे पास जो है, ठीक है, फर्दर है, फिर सपोज करें कि आपके पास यहाँ पे शेल है, ठीक है, फिर यहाँ पे आपके पास है स्मॉल n की वैल्यूज, देन यहाँ पे हमारे पास है 2n और इसकी पावर 2n स्क्वायर, ठीक है, यानी वही 2n स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ठीक है, 2n और इसके ऊपर अगर हम लिख देते हैं 2n स्क्वायर, ठीक है। 2n से स्क्वायर का फार्मूला हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताएगा इन अ गिवन शेल, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, इन अ गिवन शेल। देखिए अगर सपोज आपके पास जो है let's suppose if we are having k shell,
ठीक है। तो के शेल के लिए n की वैल्यू क्या होगी 1, और अगर n की वैल्यू 1 होगी तो 2 इंटू एन स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर के फार्मूले में जब आप वैल्यूज लगाएंगे तो यू विल फाइंड द आंसर 2। इट मीन्स के फर्स्ट शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं, और ये फार्मूला 2n स्क्वायर आपने पहले भी सीखा हुआ, बट यू डोंट नो द n वाज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। इसी तरह जो सेकंड शेल होता है दैट इज एल शेल, इसके लिए n की वैल्यू 2 बनती है, और अगर हम 2n स्क्वायर के फार्मूले में इसकी वैल्यू लगाएं तो 2 और इसकी पावर स्क्वायर करेंगी तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 8 आएगा, ठीक है। इट मीन्स देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकेंड शेल। आपको याद होगा जब आप एक एटम ड्रॉ करती हैं तो ये इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके बाद आप इसके अराउंड क्या ड्रॉ करती हैं, सर्कल ड्रॉ करती हैं जिसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन्स डालती थी, ठीक है ना। एक ये इलेक्ट्रॉन हो गया और एक ये इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर आप कहती हैं सेकेंड शेल में जाके हम इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे क्योंकि फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड इन द सेकेंड शेल वी नो दैट देयर मे बी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसी तरह जब हम एम शेल यानी तीसरे शेल में जाएंगे जिसके लिए n की वैल्यू 3 होगी, और अगर हम 2 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 18, ठीक है। और आपको पता है कि थर्ड शेल में जाके हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2n स्क्वायर मीन्स ये कि सिग्निफिकेंस ऑफ n क्या है, n की वैल्यू से हमें 2n स्क्वायर के फार्मूले से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन शेल जो है वो भी फाइंड करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वांटम नंबर्स का फायदा, और इसमें हमारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसके सिग्निफिकेंस, ठीक है। नेक्स्ट इज दी एसिम्यूथल क्वांटम नंबर। एसिम्यूथल क्वांटम नंबर का जो दूसरा नाम है उसको हम सब शेल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, ठीक है। एसिम्यूथल क्वांटम नंबर को का जो दूसरा नाम है वो है सब शेल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब ये जो सब शेल क्वांटम नंबर है इसकी जो वैल्यूज हैं अगर आप देखें तो इसकी वैल्यूज जो है वो स्टार्ट होती हैं, हेडिंग बन जाएगी वैल्यूज, तो इसकी वैल्यू स्टार्ट होती हैं 0 से, L इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड दैट स्टैंड्स फॉर n-1। ये इस n-1 का मतलब ये है कि हमेशा एसिम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू n की वैल्यू से एक नंबर कम हो, यानी अगर n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। और अगर n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यूज जो होंगी वो 0 1 यानी कि लेस देन n हो, ठीक है। और एक और बात होती है कि जितनी n की वैल्यूज होंगी उतनी ही L की वैल्यूज होंगी, अगर n की एक वैल्यू है तो L की भी एक ही वैल्यू होगी, ठीक है। एसिम्यूथल क्वांटम नंबर इज कॉल्ड एज सब शेल क्वांटम नंबर। कहता है बोहर के मॉडल में हमने एक डिफेक्ट पढ़ा था कि स्पेक्ट्रोमीटर ऑफ हाई रिजॉल्विंग पावर शोज दैट एन इंडिविजुअल लाइन इन द स्पेक्ट्रम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेवरल वेरी फाइन लाइन्स। This thing can be explained by saying that each shell is divided into subshell. So only principal quantum number is not sufficient to explain the line spectrum. There is an other subsidiary quantum number called azimuthal quantum number and is used to represent the subshell. The value of azimuthal quantum numbers are starting from L is equal to 0, 1, 2, 3, so on n-1, ठीक है। यानी कहता है कि बोहर ने हमें बताया था कि बोहर के मॉडल में हमने देखा कि स्पेक्ट्रल लाइंस थी, ठीक है, जैसे ये एक सीधी स्पेक्ट्रल लाइन है, लेकिन जब हम इन स्पेक्ट्रल लाइंस को हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर में रख के देखते हैं तो ये लाइन फर्दर लाइंस में स्प्लिट हो जाती है। इनमें से कुछ लाइंस जो होती हैं वो बड़ी शार्प होती हैं, ठीक है, तो उनके लिए हम शार्प लाइंस का टर्म इस्तेमाल करते हैं। कुछ लाइंस होती हैं बड़ी प्रिंसिपल सी होती हैं, उनके लिए हम पी का लेटर इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लाइंस जो हैं वो डिफ्यूज सी होती हैं, उसके लिए हम डिफ्यूज का लेटर इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लाइंस बहुत ही फंडामेंटल बनती हैं जैसे हम एफ यानी फंडामेंटल, एफ स्टैंड फॉर फंडामेंटल है। कहता है ये जो कॉन्सेप्ट है कि एक क्वांटम नंबर यानी कि जो मेन शेल है वो फर्दर सब शेल्स में डिवाइडेड है, बोहर के यहाँ इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलता था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक क्वांटम नंबर एक लाइन जो है स्पेक्ट्रल लाइन वो फर्दर डिवाइड होती है तो यहाँ से हमारे पास सब शेल क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट जहन में आता है, ठीक है। अब जो वैल्यूज हैं इसकी वो 0 1 2 3 से स्टार्ट होती हैं। इससे मैंने आपको बताया है कि इनकी वैल्यूज एक लेस देन 1 हो, n होगी, ठीक है।
इट्स वैल्यूज डिपेंड्स अपॉन n। ये बात बहुत अहम है, इसे आपने जहन में रखना है, ठीक है। n की वैल्यू से आप l की वैल्यूज को फाइंड करें। These values represent different subshells, which are designated as by small letters S, P, D, and F. ठीक है, they stand for sharp, principal, diffused and fundamental respectively। जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेक्ट्रल लाइंस के हवाले से, स्पेक्ट्रल लाइंस की शेप इस तरह की होती है कि हम उन्हें शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड या फंडामेंटल कहते हैं। these are spectral terms used to describe the series of lines, ठीक है ना, जो लाइंस मैं आपको बता रही हूँ, सीरीज ऑफ लाइंस, ठीक है, ऑब्जर्व इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम में लाइंस का बनना पहले देख चुके हैं। वो लाइंस जब हम उनको फर्दर रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो फर्दर डिवाइड हो जाती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि एटम में सिर्फ शेल ही नहीं बल्कि शेल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब शेल्स। द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो इसकी वैल्यूज तो आपको याद रहेंगी, ठीक है। अब जीरो वैल्यू है अगर आपके पास, यानी आपने अब ये भी याद रखना है कि अगर आपके पास एल की वैल्यूज जो है वो क्या है, ठीक है। इसके लिए एल मैंने इसका कैपिटल स्मॉल एल भी आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। एल की वैल्यूज और उसके साथ साथ हमने ये देखना है कि हमारे पास जो है उसके लिए क्या, कौन सा सब शेल आएगा, ठीक है। फॉर ए वैल्यू ऑफ एल व्हाट विल बी द सब शेल, ठीक है। अगर आपके पास एल की वैल्यू जो है वो जीरो है, ठीक है, अगर एल की वैल्यू जीरो है तो सब शेल जो होगा वो हमारे पास एस होगा, ठीक है। और अगर आपके पास एल की वैल्यू 1 है तो सब शेल जो है हमारे पास वो कौन सा होगा, पी, ठीक है। और इसी तरह अगर आपके पास एल की वैल्यू 2 होगी तो सब शेल डी, और एल की वैल्यू अगर 3 होगी तो एफ सब शेल होगा, ठीक है। एल की वैल्यू 0 होगी तो एस सब शेल, 1 होगी तो पी सब शेल, 2 होगी तो डी एंड 3 होगी तो एफ सब शेल होगा। तो सब शेल क्वांटम नंबर में 0, 1, 2, 3 जो वैल्यूज हैं वो हमें सब शेल्स के बारे में बताएंगी कि कौन से सब शेल्स आपके पास अवेलेबल हों, ठीक है। फर्दर है आपके पास इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन दी वैल्यूज ऑफ एन, ठीक है। तो शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड अ सब शेल में है डिफरेंट शेप्स डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एल। अब अगर हम देखें कि हमारे पास एसीम्यूथल क्वांटम नंबर की क्या सिग्निफिकेंस है, तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इसकी वैल्यू से हमें जो है सबशेल, ना सिर्फ ये पता चलता है कि कौन सा सबशेल है बल्कि उस सबशेल की शेप भी पता चलती है। तो अगर हम सिग्निफिकेंसेस को लाइंस बनाकर लाइन वाइज लिखेंगे तो हम पहले ये लिखेंगे कि ये हमें सबशेल का कॉन्सेप्ट देता है, फिर हम ये बताएंगे कि हमारे पास जो लाइंस बनती हैं स्पेक्ट्रल लाइंस वो शार्प, प्रिंसिपल और डिफ्यूज एंड फंडामेंटल होती हैं, जिससे हम सबशेल्स के नाम रखते हैं। फिर उसके बाद हम ये बता सकते हैं कि सफेरिकल अगर सबशेल एस हुआ तो उसकी शेप जो है वो सफेरिकल शेप है, और इसी तरह अगर पी सबशेल है तो उसकी शेप जो है वो डम्बल है, और अगर डी सबशेल है तो वो कॉम्प्लिकेटेड शेप का होगा, उसे हम डबल डम्बल भी कहते हैं, ठीक है। और आप अगर यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को लेते हैं तो हमारे पास एल की वैल्यू से एन की वैल्यू से एल की वैल्यू जो है वो फाइंड की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल अब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स, अगर n की वैल्यू 1 होगी यानी आपके पास फर्स्ट शेल है, ठीक है, तो l की वैल्यू क्या होगी, आपको कहा था 1 लेस देन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो 1 - 1 विल बी 0, और जितनी n की वैल्यू है उतनी ही l की वैल्यू, n की अगर एक वैल्यू है तो l की भी एक ही वैल्यू है, डेट इज 0। अगर आपके पास 0 वैल्यू है तो जो सब शेल है वो आपके पास s सब शेल है, ठीक है। इसी तरह अगर n की वैल्यू 2 है, यानी अब आप अगर सेकंड शेल में जाते हैं तो वहां हमारे पास l शेल है। अब n की वैल्यू 2 है तो l की भी 2 ही वैल्यूज होंगी, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन वो 2 वैल्यूज कौन सी होंगी, लेस देन 1 और 2। तो 2 से लेस देन 1 दो वैल्यूज आती हैं, 1 एंड 0, ठीक है। जितनी n की वैल्यूज हुई उतनी ही l की वैल्यूज होंगी, और लेकिन l की वैल्यूज 2 से कम होंगी तो वो 0 और 1 बनती है। अगर l की वैल्यू 0 हो तो सबशेल s होता है, और अगर l की वैल्यू 1 हो तो p सबशेल होता है, ठीक है। इसका मतलब है s और p आ गए, ओके। अब थर्ड शेल पे जाए, जब हम थर्ड शेल पे जाएंगे
तो m शेल है। यहाँ पर हमारे पास कितनी l की वैल्यूज आनी चाहिए? 3, क्योंकि n की वैल्यू 3 है। 1 2 3, ठीक है। लेकिन n की वैल्यू चूंकि 3 है तो हमारे पास जो l की वैल्यूज है वो 3 से लेस होनी चाहिए, यानी 2 1 एंड 0। अगर 0 है तो S सब शेल है, 1 है तो P और 2 है तो D सब शेल। होप आपको समझ आ गई होगी कि जितनी n की वैल्यूज होंगी उतनी ही l की वैल्यूज होंगी, लेकिन l की वैल्यूज n की वैल्यूज से पीछे से स्टार्ट होंगी, एक पीछे से n-1। अच्छा, अगर हम सबको एस एस और पीपी लिखते जाएं तो फिर डिस्टिंक्शन नहीं रहती कि किस शेल का ये सब शेल है, क्योंकि यहाँ पर भी एस है और यहाँ पर भी एस है। इसलिए अगर हम 1s लिख दें फॉर फर्स्ट शेल, 2s और 2p लिख दें फॉर सेकेंड शेल, और 3s 3p और 3d लिख दें फॉर थर्ड सब शेल, तो ये ज़्यादा अहम होगा और इट विल डिफ्रेंशिएट द सब शेल्स ऑफ डिफरेंट मेन एनर्जी लेवल्स। ठीक है, कहते हैं इन 1s 2s एटसेट्रा द डिजिट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर हमने 2s लिखा हुआ है तो यहाँ पर वो ये कहता है कि 2s अगर आपके पास लिखा हुआ है 2s, तो इसका क्या मतलब है? इस 2s का मतलब ये है कि जो 2 है दिस रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड दिस s रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ l दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो एन एल एक्चुअली ये वैल्यूज जो है 2s या 3s जो लिखी हुई है ये हमें आसानी से बता देती हैं कि थर्ड शेल और उसमें s सब शेल। ठीक है, L values also enable us to calculate the total number of electrons in a given subshell। तो हम L की वैल्यू से ये भी फाइंड कर सकते हैं कि एक सब शेल में, यानी जो हमारे पास सब शेल S, P, D या F है, तो उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। यानी कि इसका फोर्थ सिग्निफिकेंस ये आया कि हम L की वैल्यू से ये भी फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन सब शेल्स हैं उनमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला 2 इंटू 2l प्लस 1। कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है? 2 इंटू 2l प्लस 1। यानी 2 इंटू 2l प्लस 1 कैसे होगा? अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 2 इंटू 2l प्लस 1। इस फार्मूले को यूज करते हुए हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास सब शेल S है, ठीक है, अगर हमारे पास S सब शेल है, हम देखना चाहते हैं कि S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आना चाहते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास S सब शेल है तो S में कितने इलेक्ट्रॉन आना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, S सब शेल के लिए हमें पता है कि L की वैल्यू 0 होती है, तो हम यहाँ 0 फिट कर देंगे, 0 प्लस 1। ठीक है, तो 0 टू 0 हो गए, अंदर 1 रह गया, एंड 2 से जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द आंसर दैट इज 2। ठीक है, इससे हमें ये पता चला कि S सब शेल में हमारे पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे। इसी तरह जब हम इसी फार्मूले 2 इंटू 2l प्लस 1 वाले में P की वैल्यू लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अब आपको पता है कि जैसे अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं P सब शेल, ठीक है, अगर आप फाइंड करना चाहते हैं कि P सब शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो आप 2 और L की वैल्यू P के लिए 1 होती है, ठीक है, प्लस 1। तो अगर आप इस फार्मूले में वैल्यूज लगाते हैं तो यू विल गेट 2 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3। ओके, एंड जब आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 6। ऐसा ही है, तो इसका मतलब है कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होते हैं P सब शेल में, और ये देखें यहाँ पर भी यही लिखा, ऐसा ही है। यानी L की वैल्यू 1 जब लगेगी P सब शेल के लिए तो हमारे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसी तरह वी ऑल नो दैट D सब शेल में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और F सब शेल में हमारे पास इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो टोटल ओवरऑल हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर से जो बात सीखी या उसके जो सिग्निफिकेंस थे वो क्या थे, इसमें हमें सबसे पहले ये पता चलता है कि हमारे पास जो गिवन सब शेल्स हैं यानी मेन शेल्स हैं उनके अंदर सब शेल्स होते हैं। ठीक है, पहली बात, मेन शेल के अंदर सब शेल्स हैं जिनका कॉन्सेप्ट हमारे पास पहले नहीं था। इसके बाद हमने ये पता किया कि जो सब शेल्स हैं
उनकी वैल्यूज़ कहाँ से स्टार्ट होंगी, यानी एसिम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ कहाँ से स्टार्ट होंगी। इसकी वैल्यू स्टार्ट होंगी L इज इक्वल टू 0 1 2 3 से। फिर आपको ये पता चला कि जो सब शेल्स हैं उनकी शेप्स क्या है, यानी कि जो हमारा एसिम्यूथल क्वांटम नंबर है ये हमें शेप्स ऑफ सब शेल्स बताता है। दैट इज सफेरिकल, सफेरिकल मीन आपको पता है स्फीयर लाइक, बॉल लाइक। डम्बल, डम्बल आपने कभी देखी हो तो आपको पता है डम्बल इस शेप की होती है, जो ये वेट लिफ्टर जो है वो यूज़ करते हैं, वेटिंग जो लोग करते हैं, वेट उठाते हैं, ठीक है। सफेरिकल राउंड शेप होता है और कॉम्प्लिकेटेड शेप लिखी हुई है डी सब शेल की, लेकिन आगे जब हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिखेंगे तो उसमें हम डी सब शेल की शेप को भी देख लेंगे, ठीक है। तो ये था आपके पास। और इसके अलावा जो एसिम्यूथल क्वांटम नंबर है ये हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन सब शेल, उसका भी कॉन्सेप्ट देता है कि आपके पास एक सब शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला 2 × 2l+1। तो ये जो आपने टेबल अभी देखा है, ठीक है, इस टेबल में फर्दर जो ये वाला टेबल था, ठीक है, इस टेबल में आपको ये बताया गया कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन शेल्स एंड सब शेल्स, ठीक है। तो इस टेबल में हमने शेल्स और सब शेल का कॉन्सेप्ट देखा, ठीक है। और फर्दर हमने एसिम्यूथल क्वांटम नंबर में 2 × 2l+1 के फार्मूले से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन सब शेल जो है वो भी फाइंड की। इट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चन करना हो तो आप लोग इनबॉक्स कर सकते हैं, ठीक है। Okay, good luck.